नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, लेक्चर नंबर 4। इसके पहले 2 वीडियोस गए हैं, आप लोगों ने उसको देखा। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया, कुछ लोगों ने तो अपने नोट्स की पिक भेजी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग नोट्स बनाओ और जितना अधिक से अधिक मटेरियल होगा, अच्छा से अच्छा मटेरियल होगा, वो मैं आपके ऐप पे डाल दूंगा। आप वहां से एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो ऐप पे जा रहे हैं, आप उसको देखो और उसका नोट्स बनाओ, ठीक है। बीएचयू पाठशाला का जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो इस नंबर पे डायरेक्टली या कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। उसके लिए आप फ्लो में स्टडी कर लोगे, उसमें अभी आपको ऑफर भी मिल जाएगा, तो आप जरूर एक बार इंक्वायरी कर लो। आज का जो टॉपिक है 1857 क्रांति, मतलब हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति किन परिस्थितियों में होता है और कौन कौन सा मुख्य केंद्र था, कौन कौन से लीडर थे और इससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट निकल के आते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतर है, वो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। कहने का मतलब ये है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वो किन परिस्थितियों में होता है, उसके कौन कौन से रीजन है, तो इसको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट गाइस है वो है पॉलिटिकल काजेज। आप सभी को पता है कि हम लोग इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़े थे। कौन सा भी पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसमें हम लोग एक आदमी का नाम पढ़े थे और वो था कौन? डलहौजी। किसका नाम पढ़े थे हम लोग? तो डलहौजी का नाम पढ़े थे। और ये जो डलहौजी है ये क्या था? इसने एक पॉलिसी लाई थी और वो पॉलिसी है द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सी पॉलिसी है? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग हड़प नीति बोलते हैं। और ये जो हड़प नीति है ये एक मेजर फैक्टर रहा 1857 की क्रांति का। कैसे रहा मैं बताता हूं। अगर कोई राजा अपने देश का या रजवाड़ा कोई ऐसा है जिसका बेटा नहीं है तो वो अब क्या करेगा? अब उसका राज अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर किसी राजा का वंश आगे समाप्त हो रहा है तो उनकी जो भी जायदाद प्रॉपर्टी या राजा जो राज्य होगा वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, डलहौजी की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल काज रहा 1857 की क्रांति का। इसका एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी। सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का बेटे का डेथ हो जाता है बचपन में। वो एक बेटे को गोद लेती हैं लेकिन अंग्रेजों को मंजूर नहीं था और अंग्रेज झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उसी तरीके से हम लोग अगर इकोनॉमिक काजेस को भी देखें, मींस आर्थिक कारण को जाने राजनीतिक कारण के बाद, तो वो है हैवी टैक्सेशन। और दोस्तों इसका ये बड़ा दर्दनाक रहा है क्योंकि ये आम जनता को एक तरह से निराश कर रही थी। अब कैसे देखो, जैसे हमारे यहाँ जो भी हैंडक्राफ्ट बन रहे थे या फिर जो भी हमारे यहाँ कढ़ाई बुनाई के काम होते थे, जनरली इंडिया को ये सब चीजें बहुत अच्छी आती थी। हमारे देश को आज भी आता है कि उन लोग हाथ से बहुत सारा काम करते थे। तो ऐसे में उनका जो भी उनका वर्क होता था उस पर हाईली टैक्स लगा देना, ठीक है, उनसे ज्यादा टैक्स वसूली करना। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो वहां पे अच्छे से लेन देन नहीं करना। तो ये आम जनता के बीच में क्या आक्रोश पैदा कर रहा था। तो इकोनॉमिक काजेज में हैवी टैक्सेशन वन ऑफ द रीजन ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन में देखोगे, मिलिट्री रीजन में आप देखोगे, ये बड़ा वंडरफुल है, बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि यहां पे इस तरीके की चीजें ये लोग कर रहे थे। तो वो क्या है? इन सैलरी, जैसे इन लोग की जो मिलिट्री होती थी, जो इन लोग की सेना होती थी, उसमें कौन कौन रहता था? उसमें इंडिया के भी लोग रहते थे और प्लस यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी होते थे, ठीक है। तो जो इंडिया के लोग हैं इनको सैलरी क्या देना? इनको सैलरी इतना देना। तो जो ब्रिटिशर्स हैं इनको सैलरी इतना देना। मींस इसको 1200 रुपए दिया जा रहा है तो इसको 800 रुपए दिया जा रहा है। ये जो 400 रुपए का गैप आ रहा है ये लोगों के बीच में एक भेदभाव पैदा कर रहा था, ठीक है। और ये एक रोष का कारण बना, एक निराशा का कारण बना और 1857 क्रांति का रीजन एक सैलरी रहा। उसके बाद रैंक। कहने का मतलब यह है कि आप किसी डिपार्टमेंट में अच्छा काम करते हो तो आपको क्या मिलता है? पदोन्नति मिलता है, आपके पद को ऊपर लाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे बस अंग्रेजों के पदोन्नति की बात की जा रही थी। यहां पे भारतीयों के पद बहुत रेयर केस में बढ़ाए जाते थे। उनको जिस पद पे ले लिया गया आप उसी पे जीवन भर काम करते करके मर जाओ, ये था। लेकिन ये एक रीजन रहा। उसके बाद उससे भी बुरा हाल रहा दोस्तों, ये लोग इंसल्ट भी करते थे, ये भारतीय तू पानी ला, ये वो इंडियन तू ये कर। तो भारतीयों के लिए ऐसे शब्द भी यूज किए जाते थे जो कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता था। तो इंसल्ट करते थे जो अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे, जो बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, वो अपने से नीचे पद वाले
भारतीय सैनिकों का क्या बेइज्जती किया करते थे, उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। ये भी रीजन रहा मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन में 1857 की क्रांति का। इसके बाद ये जो टॉपिक है ना, ये हम बता रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस कॉजेज मीन्स धार्मिक कारण की आप क्या बताऊं। इसी समय सेना में एक बंदूक इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसका नाम है इनफील्ड राइफल। इस इनफील्ड राइफल का क्वेश्चन भी आता है, कौन सी राइफल थी, तो इनफील्ड राइफल थी। इस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी, ये जो बुलेट भरी जाती थी दोस्तों, ये जो बुलेट था इसको कुछ यूं दांत से खींचना पड़ता था। वैसे भी बहुत सारी पहले की बंदूकें होती थी, उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस में लिया जाता था। तो ये जो कारतूस हुआ करता था, माना जाता है कि इसका जो बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम है उसमें चर्बी यूज किया जाता था, और वो भी किसका, सुअर और गाय का। तो सुअर से मुसलमानों को हेट है और गाय से जाहिर सी बात है लव नेचर है हमारा, गाय से, गाय हमारी धार्मिक पशु है। तो भाई लोगों बच में बहुत मन में बहुत आक्रोश आया कि यार गाय की चर्बी से कैसे कारतूस बना सकते हो, वो हमारे धर्म के खिलाफ है और ऊपर से हमें अपने मुंह से बोल रहे हो खींचने को। तो ये एक रिलीजियस कॉजेज में रहा कि इनफील्ड राइफल का जो कार्टेज था, जो कारतूस था, वो अधर्म था, वो पवित्र नहीं था और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से 1857 क्रांति में लोगों ने अपना एक आक्रोश दिखाया। यहां पे एक और जो फैक्ट्स है ये बड़ा सरप्राइजिंग है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो है ब्रिटिश रिफॉर्म्स। अब देखो ब्रिटिश रिफॉर्म्स क्या हो रहा है, ब्रिटिश ने बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया था, आप सभी को पता है। रिफॉर्म्स मतलब तब्दीली, सुधार। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, सपोज ये कोई समुदाय है और इस समुदाय में एक आदमी आके घुस जाता है, ठीक है, ये आदमी आके इस समुदाय में घुस जाता है और ये आदमी बोलता है कि आपके समाज में ये तब्दीली होनी चाहिए, आपके समाज में ये तब्दीली होनी चाहिए, आपके समाज में ये तब्दीली होनी चाहिए। तो हमारे समाज के जो यहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको लगेगा यार ये बाहर से आदमी आके हमारे समाज में तब्दीली ला रहा है, भले ही वो तब्दीली सही हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। सपोज इसका एग्जांपल, हमारे घर में खुद की कुछ पॉलिसीज हैं और हमारा पड़ोसी बाद में बार बार आके उसमें इंटरफियर करे। सेम कंडीशन यहाँ पे यही हो रहा था। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा था, जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह था, जैसे हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह नहीं था। तो इन सब चीजों में अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा पे रोक लगाया, विधवा पुनर्विवाह लाया ईश्वरचंद। तो उसके बाद यहाँ पे बाल विवाह को रोका। तो हमारे देश के लोगों को ये भी गलत लगता, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में आ चुका था कि ये होना चाहिए और ये लोग नहीं करते। तो ये भी ग्राउंड लेवल पे लोगों को बहुत हर्ट किया और लोगों ने इसका विरोध किया और लोग इससे निराश हुए और 1857 की क्रांति का कारण बना। एक रीजन यहाँ पे मैंने लिखा है मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज। दोस्तों धर्मांतर वाली बात भी थी, देश के किसी न किसी कोने से सुनने को मिल जाता कि इस इंसान को जबरदस्ती ईसाई बना दिया गया। आज भी सुनने को मिलता है कभी कभी अलग अलग धर्म में। तो ये भी एक रीजन रहा है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वो है 1857 की क्रांति की शुरुआत अब किस तरीके से होती है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज करो पहले, ये मार्च है, अभी मैंने देखा, ठीक है, ये मार्च लिखा हुआ है। तो एक एक डेट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट से क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेट देखो, वो क्या है, 29 मार्च 1857। क्या होता है, टू किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो अब हम लोग जानते हैं कि वो 2 आदमी कौन से मरे और उनको किसने मारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो जो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ये जो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, एक का नाम है रफ, ठीक है, और एक का नाम है ह्यूसन, ठीक है, HUWSON, ठीक है, और बाग नाम है एक का, BAUGH। ये 2 ह्यूसन और बाग, ये 2 ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जिनको अपने यहाँ के भारतीय सेना ने मारा। और भारतीय सेना, वो सिपाही कौन था, तो उसका नाम देखते हैं, और वो है हमारे मंगल पांडे जी। कौन है, मंगल पांडे जी, ठीक है, मंगल पांडे जी ने मारा। मंगल पांडे जी बिलोंग करते हैं यूपी के बलिया से बिलोंग करते हैं ये, और ये ड्यूटी कर रहे थे कहां पे, तो ये ड्यूटी कर रहे थे 34वीं बटालियन, ठीक है, नोट करते चलो आप लोग, 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी में, ठीक है, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर छावनी में ड्यूटी कर रहे थे। इससे रिलेटेड अगर फैक्ट्स आएगा तो ये पड़ता है मेरठ में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से बटालियन में, तो 34वीं बटालियन बैरकपुर मेरठ छावनी में ये ड्यूटी कर रहे थे। और इन्होंने 29 मार्च 1857 के को अंग्रेज के 2 लेफ्टिनेंट
पद पे तैनात अंग्रेज अफसर को मार दिया, अलग अलग पद पे थे, और वो दोनों लोग थे ह्यूस्टन और बाग। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सेकंड डेट पे आते हैं। अब देखो इस दिन क्या होता है, फिर 8 अप्रैल 1857 को रिजल्ट में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, भारतीय सिपाही को फांसी की सजा दी गई और वो सिपाही थे शहीद मंगल पांडे जी। ठीक है, मंगल पांडे जी। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अब आगे देखो क्या क्या कहानी बनती है। और यहां पे 10 मई 1857 को रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स, और इसी रिजल्ट, अब एक एक तो हर किसी का रिजल्ट है, हर किसी से जुड़ा हुआ है। और 10 मई 1857 को सिपाही क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और उसके बाद 11 मई 1858 को ये कैप्चर्ड कर लेते हैं दिल्ली को। एक्चुअली मेरठ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है ना, बस मुश्किल से 2 घंटे का है। ठीक है, 2 आवर्स का है। तो भाई आराम से इन लोगों ने क्या किया कि इनको पता था कि हमारे देश का जो सेंट्रलाइज कैपिटल है, जो सेंट्रलाइज जो पॉलिटिक्स है, वो कहां से हो रहा है, वो दिल्ली से हो रहा है। तो सिपाहियों को क्या लगा, ऐसा करते चल के हम लोग वहां बैठ जाएंगे, पूरे देश पता चल जाएगा कि अब सिपाहियों का कब्जा हो गया है, अंग्रेजों का वर्चस्व कम दिखेगा, और इस तरीके से अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे। ये इन लोग का तरीका रहा होगा। तो 11 मई 1858 को ये लोग कहां पहुंच गए, ये लोग जाके दिल्ली पर कब्जा कर लिए, लाल किले पे कब्जा कर लिए, वहां के एरिया पे कब्जा कर लिए, और ये शो करने की कोशिश किया कि अब अंग्रेज का वर्चस्व कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। और दोस्तों यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले वहां पहुंच के अपना एक लीडर बनाया। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनको अब सिपाहियों को क्या करना था, सिपाहियों को अपना एक लीडर चूज करना था, और इन्होंने अपना एक लीडर बनाया। और वो लीडर किसको बनाया, तो नोट कर लीजिएगा, किसको बनाया दोस्तों, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर सेकंड नोट करना। ये मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग कौन था, तो बहादुर शाह जफर सेकंड। मैं बताऊंगा अभी ये कब मरा और कैसे मरा। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन और है, वैसे ये बाद में मुझे लिखना चाहिए था, पहले लिख दिया हूं कि इस क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पामर्स्टन। ठीक है, कौन था, पामर्स्टन था। आप मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि उस समय क्वीन कौन थी, क्वीन कौन थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स करके बताना। अब जो बहुत मेन आपके एग्जाम पॉइंट है, वो जो पॉइंट्स है वो है सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड द लीडर्स। 1857 की क्रांति में कौन कौन सा केंद्र रहा, और उस केंद्र पे कौन कौन लीडरशिप कर रहा था, कौन कौन नेता जो वहां से प्रतिनिधित्व कर रहा था। यहां पे जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है दिल्ली। क्या पॉइंट है, दिल्ली। देखो, दिल्ली से मैंने आपको पहले ही बताया कि बहादुर शाह जफर सेकंड यहां से क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, मींस लीडरशिप कर रहे थे। और देखो मैं यहां पे बता दूं, ये प्लेस है। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये प्लेस है, ये इंडियन किंग है। ठीक है, इंडियन किंग है, ये ब्रिटिश कमांडर है, ब्रिटिश कमांडर है। ठीक है, और ये है रिजल्ट। आप लोग नोट कर लीजिए, इसी तरीके से कॉलम बनाइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिल्ली से जो इंडियन किंग रिप्रेजेंट कर रहा था अपने देश को, वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। इनका जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम नोट कर लो मैंने। इनका जो सेनापति था उसका नाम था बख्त खां। कौन था, बख्त खां। बख्त खां ये कमांडर इन चीफ था किसका, बहादुर शाह जफर का, जो कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था। और यहां पे जो अंग्रेज कमांडर इन चीफ था वो था निकोलस एंड ह्यूडसन। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या रहा, रंगून भेज दिया गया। किसको, बहादुर शाह जफर को। मतलब अंग्रेज अब एक एक लोग को हराएंगे। अब देखो कैसे हरा रहे हैं इनको। बहादुर शाह जफर मतलब जो लीडरशिप कर रहा है, जो नेता चूज किया गया था, उसी को उठा के अंग्रेजों ने कहां भेज दिया, रंगून। कहां पड़ता है, वर्तमान में कहां पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। कहां पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। आपको कॉमेंट्स करके बताना है कि जो म्यांमार है इसका प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है।
इसका प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है, आप मेरे को कमेंट्स करके बताओ तुरंत, ठीक है। और हाँ, एक काम किया करो कि कमेंट्स बस लाइव चैट मत बताया करो, बाद में कमेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दिया करो, जिससे बाद में कोई कमेंट्स पढ़े तो उसको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग आते हैं कानपुर पे, ठीक है। देखो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर, दिल्ली हो गया, कानपुर से जो लीडरशिप कर रहे थे वो कर रहे थे नाना साहब। कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे। और नाना साहब के अगेंस्ट में जो अंग्रेज ऑफिसर था उसका नाम था कोलिन कैंपबेल। कौन था? कोलिन कैंपबेल। और नाना साहब को कहां भेज दिया गया? नेपाल भेज दिया, मतलब ये भी हार गए। इसके बाद अच्छा ठीक है, नाना साहब से रिलेटेड एक फैक्ट्स कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम पूछा था, मैं यहां पे आंसर बता रहा हूं मनु। आज मैंने जो पूछा है वो कल वाले में बताऊंगा, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ मतलब लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और इनका जो कमांडर इन चीफ था, इन्हीं का बेटा था बिरजीत कादिर। कौन था? बिरजीत कादिर, BIR, ठीक है, बिरजीत कादिर, ठीक है, बिरजीत कादिर, इन्हीं का बेटा लीडरशिप कर रहा था बेगम हजरत महल का। कहां से? लखनऊ से। और कोलिन कैंपबेल, क्योंकि लखनऊ कानपुर नजदीक में, जनरली यहां पे देखोगे कि अंग्रेज अफसर बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिन कैंपबेल ही यहां से भी लीडरशिप कर रहा था, और इनको भी अंततोगत्वा कहां भेज दिया गया? नेपाल भेज दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ग्वालियर। ग्वालियर में, ग्वालियर जो है ये कहां पड़ता है? MP में पड़ता है। यहां से तात्या टोपे जी, तात्या टोपे जी, ठीक है, ये लीडरशिप कर रहे थे। और यहाँ पे जो अंग्रेज अफसर था इसका नाम था ह्यूरोज, यही ह्यूरोज है, आगे बताऊंगा इसने क्या किया था, ह्यूरोज। और इन्होंने फांसी दे दी किसको? तात्या टोपे को। मींस ग्वालियर के तात्या टोपे जी यूरोज के अगेंस्ट लड़ रहे थे और इनको फांसी हो गई। इसके बाद आता है झांसी, और झांसी से झांसी रानी, हमारी वीरांगना, हमारी रानी लक्ष्मीबाई वहां से लड़ाई लड़ रही थी, और उनके अगेंस्ट में भी यही ह्यूसन ही था, और ये वीरांगना को प्राप्त हो जाती हैं। इनका कहना था कि हम अंग्रेजों के हाथ तो कभी नहीं मरेंगे, भले हम खुद को मार लेंगे, ठीक है। ये वीरांगना हो जाती हैं। तो ये ह्यूरोज ही है, नोट कर लीजिएगा, जो इनके अगेंस्ट में लड़ा था। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तात्या टोपे से रिलेटेड एक पॉइंट है, इनका बताना है आपको। इनका एक और नाम है, कमेंट करके बताओ, बाद में बता दूंगा मैं, कमेंट करके बताओ। नाना साहब का एक और नाम है, कमेंट करके बताओ। रानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनका एक और नाम है, आप कमेंट्स करके बताओ। अब हम लोग आते हैं बिहार, बिहार के शेर की बात करते हैं, क्योंकि इनको तो कुंवर सिंह के साथ साथ बिहार का मीन्स इनको बूढ़ा शेर भी बोला गया है। तो कुंवर सिंह जो है बिहार से लीडरशिप कर रहे थे, और विलियम टेलर इनके अगेंस्ट में था, मीन्स कमांडर इन चीफ था, ब्रिटिश की साइड से जो था वो था विलियम टेलर। और कुंवर सिंह जो होता है वो इस लड़ाई में मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों के हाथ से नहीं। बताता हूं कैसे। एक्चुअली कुंवर सिंह क्या करते हैं, ये बेसिकली जो हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था आरा, बिहार में पड़ता है एक प्लेस, वहां पे इन्होंने कब्जा जमा लिया। और इनसे जब लड़ाई होती है तो ये वहां से निकल भागते हैं, और ये गंगा नदी पार कर रहे थे, और इनकी कलाई में गोली लग जाता है, इनके कलाई में गोली लग जाता है, और ये अपने हाथ को काट देते हैं पॉइजन से बचने के लिए, लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं, पीड़ा की वजह से इनका डेथ हो जाता है। किसका? कुंवर सिंह का। और ये बिहार से ही बिलोंग करने वाले हैं, जगदीशपुर से, और इन्होंने आरा पे कब्जा किया था। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो पॉइंट्स है हमारे पास वो है इलाहाबाद और वाराणसी, दोनों को एक साथ ही देखते हैं। इलाहाबाद से जो लीडरशिप इंडियन किंग कर रहे थे वो थे लियाकत अली, वाराणसी से भी लियाकत अली कर रहे थे। बेसिकली इलाहाबाद वाराणसी दोनों बगल का डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोग समझ सकते हो कि दोनों लोग एक ही लोग कर रहे थे, वो थे लियाकत अली। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहां से जो अंग्रेज अफसर कर रहा था वो था नील, क्या नाम था इसका? नील नाम था। और पता नहीं कि रिजल्ट में क्या आया, तो आप लोग को रिजल्ट मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप पूछा जाएगा तो इंडियन लीडरशिप में लियाकत अली का नाम नोट कर लीजिए। असम से जो लीडरशिप कर रहे थे वो थे दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। और फिरोजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, जिसपे 50,000 रुपए का इनाम भी अंग्रेजों ने रखा था। और लास्ट में बरेली से खान बहादुर खां कर रहे थे, और इनके अगेंस्ट में विंसेंट एंड अय्यर थे, और रिजल्ट में पता नहीं चला। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गाइस मेरे को कमेंट्स करके बताते रहो, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक ठोकते रहो, ठीक है, जिससे कि हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं भी फील करूं कि हाँ मजा आ रहा है। उसके बाद कॉजेज ऑफ फेल्यूर, मतलब विद्रोह के असफलता का कारण।
मतलब इंडिया के एवज में देखा जा रहा है, क्योंकि भाई अंग्रेज तो जीत गए, हम लोग इसमें हार गए। अब कैसे हारे उसके एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला, कंपेरेटिव लैक ऑफ इनसफिशिएंट क्या था, लीडरशिप था। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कुशल नेतृत्व की कमी थी, हमारे पास कुशल नेता की कमी थी। ये जो रीजन है हमारे पास विद्रोह के असफलता के रीजन में सबसे पहले नंबर पे आता है। उसके बाद हमारे यहाँ राष्ट्रीय भावना की कमी थी, हमारे पास लैक ऑफ नेशनैलिटी, हमारे पास राष्ट्रीय भावना की कमी थी, किसी को देश नहीं आजाद करना था, सबको अपना एक छोटा सा एरिया आजाद करना था, ये एक रीजन है। अगर ये सब लोग यूनाइट होके लड़ाई लड़ते तो जरूर हम लोग क्या होते, सफल होते। इसीलिए बोला गया है कि एकता में शक्ति है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं। जब झांसी की रानी अपनी स्टेट बचाने की बात कर रही थी, जब कानपुर से वहां के राजा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तात्या टोपे, नाना साहब, हजरत महल, ये लोग जो अपने एरिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निजाम है उल्टा चाहते थे कि ब्रिटिश जीत जाए। उतना ही नहीं, राजा, जोधपुर के राजा, उसके बाद सिंधिया ऑफ ग्वालियर, वही सिंधिया परिवार जो जो वही है, वही ग्वालियर परिवार के सिंधिया हैं, जिन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश का सपोर्ट किया था। आज तक ट्रोल किए जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सिंधिया परिवार अभी बीजेपी में है, ठीक है। कल को किस पार्टी में चला जाए मुझे नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहां पे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में ये बीजेपी में है, ठीक है। उसके बाद इंदौर के राजा, उसके बाद पटियाला के, उसके बाद कश्मीर के, नेपाल के, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं और हम लोग हार जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट्स। इस 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन से स्टेटमेंट्स किन किन महापुरुषों ने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक दो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहला जो है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर ने जो इसको स्टेटमेंट दिया है 1857 की क्रांति को दिया है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इतना ही नहीं, इन्होंने किताब तक लिख दी, और वो किताब है द फर्स्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी, भारत, इन्होंने जेल में एक किताब लिखी थी, तो बीडी सावरकर की बहुत फेमस किताब है, और इन्होंने बोला भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद सिली, यहाँ पे एक लोग हैं सिली, ठीक है, ये एक हिस्टोरियन है, और इन्होंने इसको बोला सिपाही विद्रोह। वैसे जो भी ब्रिटिश के हिस्टोरियन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये भी ब्रिटिश हिस्टोरियन है, जो भी ब्रिटिश के हिस्टोरियन मिलेंगे वो इनको सिपाही विद्रोही बोले हैं। मतलब जो भी ब्रिटिश इतिहासकार मिलेंगे वो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह बोलेंगे। अपने देश के लोग अलग अलग बोलेंगे, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार जो है इसको सिपाही विद्रोह बोलेंगे, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ था, 34वीं बटालियन बैरकपुर से, और वो लोग पूरे समुदाय किसका था, सिपाहियों का था। यहां पे एक बेंजामिन है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, ठीक है, वो अलग है। ये बेंजामिन, इनका नाम है पूरा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो बेंजामिन जो है, ये इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला नेशनल रिवोल्ट, ठीक है। अगर कभी ऐसे पूछा जाएगा ऑप्शन में तो बेंजामिन दिख जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नेशनल रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि 1857 की क्रांति का जो सरकारी इतिहासकार था, जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन था, वो कौन था। तो आंसर हो जाएगा, हाँ कमेंट्स करो, मैं बता रहा हूं, कमेंट्स करो, अभी नहीं, हाँ बताओ, और बताओ, ठीक है गाइस, मैं बता देता हूं, ठीक है। एस एन सेन, ठीक है। एस एन सेन जो है ये 1857 की क्रांति का ऑफिशियल मीन सरकारी इतिहासकार था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट और रिजल्ट या परिणाम। इस 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा, अब उसको समझते हैं। सबसे पहला, द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव वाज पास्ड ऑन द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब अधिनियम 1858 के तहत जो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है वो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, मीन्स महारानी के हाथ में चला गया। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लेना कि अब जो एक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, मीन्स व्यापार से लेके कुछ भी इंडिया पे, अब वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दिए गए सुझावों के बेस पे इस देश में राज करेगा। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1857 क्रांति के रिजल्टेंट में, मीन्स परिणाम में। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। 1858 के अधिनियम में ये बात मेंशन किया गया कि भाई सबसे पहले अंग्रेजों, आप अपना एक अच्छा सा सेना तैयार करो, अपनी आर्मी को मजबूत करो, क्योंकि अंग्रेजों को यह बात पता चल गया था कि 1857 की जो क्रांति थी ये कहीं ना कहीं हम लोग बस मुश्किल से जीते हैं। अगर ये सब एकजुट हो गए होते तो हम लोग हार जाते और शायद हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता। यह रीजन था कि इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी का ऑर्डर दिया कि आर्मी को और मजबूत करो कि दोबारा अगर ऐसा हो तो हम लोग हारे ना, हम लोग को यहां से मुंह की खानी ना जाना पड़े। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल। यहीं से इन्होंने फूट डालो राज करो का नीति अपनाई, आपस में लड़ा दो, फूट डालो राज करो का यहीं से पॉलिसी इन्होंने अपनाया और ये रिजल्टेंट रहा 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नेक्स्ट टॉपिक नेशनल मोमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे दिल बनाना लग रहा है, भूल गया, नेक्स्ट वीडियो में बनाया था, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को अगर पसंद किए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो भी सजेशंस होंगे सर आंखों पे कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या सजेशंस देना है कि आगे के लेक्चर में मैं इंप्रूव कर पाऊं। और हाँ, जाने से पहले यही बोलूंगा कि बीएचयू पाठशाला का पेड सब्सक्रिप्शन अगर लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी आप मुस्कुराते रहो, हम लोग आपके साथ हैं किसी भी कीमत पे। इंफॉर्मेटिव वीडियो से लेके एजुकेशनल, ब्लॉग, टॉप स्टॉक, एवरीथिंग। जो लोग नए हैं एक बार बीएचयू पाठशाला के वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो चेक कर लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि चैनल जो है वो कितना हार्डवर्क कर रहा है और इसके जो टीम मेंबर है वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और हाँ, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो नेशनल मूवमेंट है ना, इससे पहले हम लोग धार्मिक सुधार भी पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक सुधार, ठीक है, धार्मिक सुधार, ये मैं भूल गया था। तो धार्मिक सुधार जो भी इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हम लोग बात कर लेंगे और फिर इस टॉपिक को ले आएंगे। तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।